वी हैव लेस टाइम, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, समय कम है, काम ज्यादा है, बात कम काम ज्यादा। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। किसकी? डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सब तो बता दिया था कल। किस डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो लाइट किसी स्लिट से क्रॉस होती है, स्लिट मतलब ओपनिंग से क्रॉस होती है, अगर उस ओपनिंग की डायमेंशंस वेवलेंथ के कंपेरेबल हैं तो ज्यादा बैंड होगी, अगर नहीं है तो कम बैंड होगी। मतलब लाइट कॉर्नर्स पर बैंड हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देखते हैं। मान लेते हैं एक स्लिट है, इसकी विड्थ b है और मेरे को प्लेन वेव फ्रंट डिस्क पर आ रहा है, पैरेलल रे मतलब प्लेन फ्रंट आ रही है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब जैसे ही वेव यहां पड़ेंगे तो स्लिट पे आएंगी, तो स्लिट में जो भी पॉइंट्स होंगे, दीज पॉइंट्स बिकम अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। भाई वेव आई, वेव यहां पड़ी, इन पॉइंट्स पर आपको वेव मिली, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेटेड हो जाएंगे एंड दे बिहेव लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, अब ये सब सोर्स बन जाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये वाला n नंबर का है। ठीक है, स्लिट की ओपनिंग बी है, मैंने इस स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस मतलब बहुत दूर पर एक स्की ले रखी है और मुझे देखना है कि क्या है उसमें, मैक्सिमम मिलेगा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा क्या मिलेगा। और ये मेरी सेंट्रल वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? सेंट्रल वाली, जो स्लिट के हाफ से होके गुजर रही है। ठीक है, और स्लिट और स्किन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, स्लिट्स की विड्थ वी है। मैंने एक लाइन इसमें से क्रॉस करा दी जो स्लिट को हाफ हाफ करके डिवाइड कर रही है और ये सेंट्रल वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो स्लिट के जितने भी पॉइंट्स हैं दे बिकम इंडिविजुअल सोर्स, वो भी सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे और उनसे वेव्स निकलेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स बन गए इन सबसे वेव निकली, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये सोर्स हो गया। मान लो फर्स्ट वाला पार्टिकल लिया तो ये सोर्स हो गया, इससे ऐसे करके वेव जाएंगी, तो ये वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना, और वो सेंटर वाली लाइन से कुछ ही थीटा एंगल पर है। इस पी पॉइंट पर क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा क्या होगा? अब होगा क्या कि पी पॉइंट पर मुझे देखना है कि नेट इंटेंसिटी कितनी होगी। अब पी पॉइंट पे इंटेंसिटी किसकी वजह से पहुंचेगी? भाई मैंने मान लिया ये स्लिट में एन सोर्स हैं जो एक्टिवेट हो गए, क्योंकि प्राइमरी वेव फ्रंट आया, स्लिट में पड़ा, स्लिट की ओपनिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। अब उन सेकेंडरी सोर्स से बहुत सारी वेव निकलेंगी। भाई अब इस केस में एन सोर्स हो गए, अब एन सोर्स ईच वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि इस पी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी, पी पॉइंट पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा क्या होगा। तो इस पी पॉइंट पर किसकी वजह से इंटेंसिटी पहुंचेगी? ये सारे एन सोर्सेस की वजह से इंटेंसिटी पहुंचेगी। तो अगर ये मेरा ओपनिंग है और यहाँ कहीं पी पॉइंट है और पी पॉइंट पे मुझे देखना है कि क्या इंटेंसिटी होगी, तो पी पॉइंट पर जितने भी पॉइंट है ना, सबकी वजह से रेडिएशन पहुंचेगी और मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, सबकी वजह से क्या पहुंचेगी? रेडिएशन पहुंचेगी, क्योंकि ये एन सोर्स हो गए, 1 2 3 एन सोर्स एक्टिवेट हो गए और एन की वैल्यू होगी इन्फिनिट। इनफाइनाइट जो वेवलेट्स हैं या इनफाइनाइट सेकेंडरी सोर्स हैं, उनकी वजह से जो भी वेव पहुंचेंगी पी पॉइंट पर, वो डिसाइड करेंगे पी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो सेकेंडरी सोर्स है या सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, और वो सेकेंडरी वेवलेट्स कितने? बहुत सारे हैं, क्योंकि स्लिट की विड्थ ठीक ठाक है। इसमें जो इनफाइनाइट सोर्सेस हैं उनसे जो वेव निकल रही है, वो अगर मुझे देखना है कि पी पॉइंट पे क्या है,
तो वो सारी की सारी वेव पी पॉइंट पर पहुंचेंगी। अगर वो सारी की सारी वेव इस पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है तो मिनिमा आएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसा समझो कि जो सेकेंडरी सोर्स के जितने भी एक्टेड हो गए हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कह रहे हैं, उनसे जो वेव निकलेंगी वो इंटरफेयर करेंगी और स्क्रीन पर जाकर कुछ मैक्सिमा मिनिमा देंगी। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि डिफ्रैक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक ही वेव फ्रंट के जितने भी सोर्सेज हैं, सेम वेव फ्रंट के सोर्सेज से जो लाइट निकलती है उनके बीच में जो इंटरफेरेंस होता है उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, पैरेलल बीम इस पर पड़ी स्लिट पर, इसने स्लिट की जितनी ओपनिंग है ना उन पॉइंट्स को एक्टिवेट किया एंड दे बिकम फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। वो सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए, सेकेंडरी सोर्स हो गए। अब वो एन इनफिनिट सोर्सेज से मेरे को देखना है कि पी पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी। अब पी पॉइंट पर लाइट किसकी जैसे होगी, पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो 1 2 3 एन, जितने भी एन सोर्स हैं सेकेंडरी वाले वो सब वेव छोड़ेंगे पी पॉइंट पर, और वो सारी वेव पी पॉइंट पे पहुंचेंगी ऐसे करके। वो सारी वेव किस तरीके से इस पर इंटरफेयर कर रही है, कंस्ट्रक्टिव कर रही है, डिस्ट्रक्टिव कर रही है, वो डिसाइड करेगा कि पी पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा या कुछ बीच का आएगा। आगे समझ में। तो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन एक तरीके से इंटरफेरेंस ही है। किसका इंटरफेरेंस, जो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है या जो सेकेंडरी सोर्स एक्टिवेट हो गए स्लिट में, उन सेकेंडरी सोर्स से जो वेव्स निकल रही हैं, और सेकेंडरी सोर्स कितने एन है और एन की वैल्यू इनफिनिट। तो स्लिट में जो सोर्स एक्टिवेट हो गए हैं इनफिनिट नंबर के, ठीक है, उन इनफिनिट सोर्सेस से जो वेव निकलेंगी वो कहीं जाके इंटरफेयर करेंगी। और वो इंटरफेयर की कंडीशन क्या रहेगी कि वो कंस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो डिफ्रैक्शन को ऐसा समझिए, डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस of waves originating from the same diffraction is the interference of the waves that are originating from the sources of same wavefront। सेम वेव फ्रंट के जो सोर्सेज हैं उनसे जो वेव निकल रही है उनके बीच में जो इंटरफेरेंस होता है उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है। वाईडीएससी में क्या होता था, वाईडीएससी में दो स्लिट होती थी। क्या होती थी, दो स्लिट, और ये स्लिट को मैं वेरी थिन मानता था, वेरी थिन स्लिट होती थी। ये क्या होती थी, वेरी थिन स्लिट होती थी। ठीक है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि आइडियली इतनी थिन है कि सॉरी क्या बोल दिया, जो वाईडीएससी होता था ना, वाईडीएससी उसमें जो सोर्स होते थे ना ऐसे करके S1 S2, उसको मैं एक पॉइंट सोर्स मानता था। क्या मानता था, पॉइंट सोर्स। जो जो पहले वाले सोर्स से जो दो सोर्स क्रिएट हो जाते थे ना S1 S2, वो दोनों सोर्सेस को मैं पॉइंट सोर्सेस मानता था। ठीक है ना। अब यहां पर जो स्लिट है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस आ गए हैं एक तरीके से। आपने जो बोला डिफ्रैक्शन के बारे में वो लिख दो प्लीज। ठीक है, लिख देता हूं। तो डिफ्रैक्शन क्या है भाई, डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स originating from secondary source of same wavefront। एक ही वेव फ्रंट पे जितने भी सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से जितनी भी वेव निकल रही हैं उनके इंटरफेरेंस को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। देखो भाई तुम इसको, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि भाई कम मैक्सिमा होगा कम मिनिमा होगा। ठीक है। आपको पता चला क्या चल रहा है, स्लिट इनफिनिट सोर्स एक्टिवेट हो गया। इनफिनिट सोर्सेज जो वेव निकल रही है वो हर पॉइंट पे जाके देखेंगे कौन वेव्स की वजह से क्या हो रहा है। अब मुद्दे की बात आते हैं। ठीक है। अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं ये क्या होगा। जनरली ये जो डी है ना वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है स्लिट की विड्थ से। वी यहां पर स्लिट की विड्थ। ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि पी पॉइंट पर
क्या होगा। तो मैं ये करता हूं कि मैं जो ये स्लिट थी इस पर इनफाइनाइट सोर्सेज हैं सेकेंडरी, तो मैं सबसे पहले नंबर का लेता हूं और सबसे आखिरी नंबर का सोर्स लेता हूं, फर्स्ट वाला सोर्स और एन वाला सोर्स। मतलब जैसे ये ए और बी जो स्टार्टिंग पे सोर्स है और जो एंड वाला सोर्स है उनको देखता हूं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि पी पॉइंट पर क्या होगा। तो ए वाले से वेव गई ऐसे और जो लास्ट वाले सोर्स से भी वेव जाएगी, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। भाई ये है, ये फर्स्ट वाला सोर्स और ये लास्ट वाला सोर्स, और कहीं पी पॉइंट पे देख रहा हूं मैं क्या होगा। और पी पॉइंट जो है ना उसकी सेपरेशन स्लिट से बहुत ज्यादा है, कैपिटल डी, तो इनसे जो भी वेव निकलेंगे दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला सोर्स और आखिरी वाला सोर्स, ठीक है, आखिरी वाला सोर्स एंड पर होगा, पहला वाला सोर्स स्टार्टिंग पर होगा। अब इनमें इनफिनिट नंबर ऑफ सोर्स और भी हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि पहली वाली सोर्स और आखिरी वाला सोर्स से वेव किसी पी पॉइंट पर पहुंच रही है और दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, क्योंकि वो पी पॉइंट जो है ना वो बहुत दूर है। वो क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा। मान लेते हैं जो पी पॉइंट है वो थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है सेंटर वाली लाइन से। तो जो फर्स्ट वाले सोर्स से और जो लास्ट वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस देखता हूं। तो फर्स्ट वाला सोर्स लास्ट वाला सोर्स थीटा एंगल पर ऐसे वेव जाएंगी, मैंने इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थीटा, ये भी हो गया भाई थीटा, ये की वैल्यू क्या है बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो पहले वाले सोर्स से और लास्ट वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है इनके बीच का पाथ डिफरेंस हो जाएगा इतना, क्योंकि यहां से तो ये कॉमन है, इतना पाथ डिफरेंस हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी बी कॉस थीटा। ठीक है ना, क्या होगी, सॉरी बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस हो जाएगा बी साइन। ध्यान दो, मैं सिर्फ पहले वाले सोर्स और इनफिनिट जो लास्ट वाला सोर्स उनके बीच का पाथ डिफरेंस देख रहा हूं। ठीक है, पहला वाला सोर्स और लास्ट वाले सोर्स। अब इसमें इनफिनिट सोर्स है पूरे, क्योंकि सेम वेव फ्रंट के ही सोर्सेस से जो निकलने वाली वेव है उनका इंटरफेरेंस देख रहे हैं। अब इसमें कंडीशन लेते हैं, सपोज इफ इफ डेल्टा एक्स मेरा लैम्डा के बराबर है, सपोज कर लो कि डेल्टा एक्स किसके बराबर है, लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या है, जो ओपनिंग है उसमें सबसे पहले नंबर का सोर्स और सबसे लास्ट नंबर का वाला सोर्स, उनका जो पाथ डिफरेंस है अगर वो लैम्डा के बराबर है मान के चलो, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, बी साइन थीटा होगा मेरा लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो स्लिट थी ना, स्लिट उसको दो हिस्सों में इमेजिन कर लो कि दो हिस्सों में बटी हुई है। भाई यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये स्लिट, ठीक, और ये मिड वाला पॉइंट। ठीक है, मैंने ऐसा अज्यूम किया कि फर्स्ट वाला और nth वाला इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा के बराबर है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट वाला और nth वाले के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है। तो फर्स्ट वाला और जो सबसे बीच वाला होगा उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, भाई फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो फर्स्ट वाला और मिड वाला जो पार्टिकल है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है उससे एक पार्टिकल नीचे उतर के आओ, ठीक है, और मिड वाले से भी एक पार्टिकल नीचे उतर के आओ, तो इस दूसरे नंबर का पार्टिकल और मिड से नीचे वाला पार्टिकल इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। फिर इस दूसरे पार्टिकल से एक पार्टिकल नीचे उतर के आओ, और जो मिड वाले पार्टिकल से भी एक पार्टिकल था उससे भी एक नीचे उतर के आओ, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2। तो आप ऐसा देखोगे कि ऊपर वाले हाफ में और नीचे वाले हाफ में ऐसे पार्टिकल्स का पेयर बन जाएगा जिनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। देखो मैंने क्या किया, पाथ डिफरेंस लैम्डा ले लिया, पाथ डिफरेंस लैम्डा किस के बीच में है, ये है फर्स्ट वाला और nth लास्ट वाले पार्टिकल के बीच में। तो मैंने इस स्लिट को हाफ पार्ट में आधा आधा पीस कर लिया, अपर हाफ लोअर हाफ।
ठीक है, अब आप देखो कि जो इस ये वाला पार्टिकल है और जो मिड वाला पार्टिकल है, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई टू। जब फर्स्ट और एंड के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो फर्स्ट और एग्जैक्ट मिड वाले के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाई टू। ठीक है, फिर मैंने किया, जो फर्स्ट वाले से एक पार्टिकल नीचे उतर के आया और मिड वाले से भी एक पार्टिकल नीचे उतर के आया, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई टू। फिर मैं तीसरे पार्टिकल पे आ गया और मिड से भी दो पार्टिकल नीचे जाके ये पार्टिकल ले लिया, अब इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू। तो आप ये समझो कि पूरी स्लिट जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उन दो पार्ट में ऐसे पार्टिकल्स का पेयर बन जाएगा जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू। बात समझ में आई? देखो इसको और समझाता हूं, यही इसमें थोड़ा मेन पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा और जोर दे के बताता हूं। मान लो ये 1 और ये लास्ट वाला 10th वाला पार्टिकल है, इतना नहीं होता, वो इनफिनिट पार्टिकल होते हैं, मतलब 11 तक पार्टिकल है, तो बीच वाला पार्टिकल कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 वाला पार्टिकल होगा, ठीक है ना। तो आप देखो 1 और 11th वाले पार्टिकल के बीच का पार्ट डिफरेंस है मेरा लैम्डा, तो 1 और 6 वाले के बीच का कितना होगा, लैम्डा बाई टू। 1 से एक नीचे उतर के आया 2 वाला पार्टिकल, तो 2 वाला और 7 वाले पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 वाला और 7 वाला पार्टिकल से जो वेव निकलेंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई टू। ऐसी इससे एक नीचे तीसरा वाला पार्टिकल और सातवीं से एक नीचे आठवां वाला पार्टिकल, इससे कितना पार्ट डिफरेंस होगा, लैम्डा बाई टू। तो मैंने देखो फर्स्ट का पेयर बना लिया 6 से, फर्स्ट 7 से, 3 का 8 से, ठीक है ना। तो आपको इसमें बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, जो अपर हाफ में एक पार्टिकल है तो उसके लिए आपको लोअर हाफ में एक पार्टिकल मिल जाएगा जिससे इसका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू। तो पूरी स्लिट को हाफ पार्ट में बना लिया और पूरी स्लिट में हाफ लैम्डा बाई टू पार्ट डिफरेंस के पेयर बन जाएंगे, ठीक है। सारे मतलब पार्टिकल्स ना पेयर में बढ़ जाएंगे और उनके बीच का पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। अब देखो ये फर्स्ट वाला और सिक्स्थ वाला पार्टिकल कैसे मिलेगा, फर्स्ट वाला और सिक्स्थ वाले के बीच के पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरफेरेंस देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम। अगर दो वेव इस तरीके से सुपरइम्पोज कर रही हैं, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। दोनों इस जितने भी पार्टिकल हैं सबका एम्पलीट्यूड यही मानेंगे, सबसे जो वेव निकल रही है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, ठीक है। तो पहली वाली 7 वाले से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर जाएगी, दूसरी वाली सॉरी पहली वाली 6 से, दूसरी वाली 7 से और तीसरी वाली 8 से, ऐसे करके जितनी भी पेयर्स हैं आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर देंगे, ठीक है। अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जिस जिस डेल्टा एक्स के लिए मेरे को लैम्डा मिल रहा है, डेल्टा एक्स क्या होता है, डी साइन बी साइन थीटा, मतलब जिस थीटा पे मुझको पार्ट डिफरेंस बी साइन थीटा मिल रहा है और वो पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, तो पूरी स्लिट्स हाफ हाफ पीस में बट गई और उसमें पेयर आ गए और सारे पेयर्स के बीच में मेरे को पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू मिल गया और सब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो गए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, मिनिमा, मिनिमा, ठीक है। दूसरा वाला केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। अब सपोज कर लो कि ये 2 लैम्डा के बराबर है, किसके बराबर है, 2 लैम्डा के बराबर। तो देखो अगर 2 लैम्डा के बराबर है तो मैं स्लिट को 4 पार्ट में बांट लेता हूं। 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस किस किस के बीच में है, जो उसमें स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है फर्स्ट नंबर वाला और जो एंड वाला पार्टिकल है उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा है। अब मैंने इसके 4 पीस कर लिए स्लिट के, ठीक है। ऐसा समझो फर्स्ट वाला पार्टिकल, लास्ट वाला पार्टिकल, इस फर्स्ट और लास्ट वाले पार्टिकल के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट, ये मान लो NY4 वाला पार्टिकल, ये NY2 वाला पार्टिकल और NY4 वाला पार्टिकल और ये लास्ट में N वाला पार्टिकल। तो फर्स्ट और N के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा। तो फर्स्ट और NY2 के पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा, सॉरी लैम्डा, और आखिरी के बीच में क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। तो फर्स्ट और मिड वाले के बीच में कितना हो जाएगा, लैम्डा। अब इस ऊपर के दो का देखो, इसका और इसका पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा। इससे अगर मैं एक पार्टिकल नीचे उतर के आऊंगा
और इस मिड वाले से एक पार्टिकल नीचे उतर के आऊंगा। देखो देखो मैं क्या बोल गया, दोबारा देखो, फर्स्ट और लास्ट का 2 लैम्डा, फर्स्ट और मिड वाले का लैम्डा, फर्स्ट और NY4 वाले का लैम्डा, फर्स्ट और लैम्डा, फर्स्ट इसका कितना हो जाएगा λ/2, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड 4 हिस्सों में इसको बांट दिया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब देखो भाई, इन दोनों के भी 1 और नंबर नहीं लिखता हूं, उसको मैं लिखता हूं ABCD। ए और डी का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, ए और, अच्छा इससे तो 4 ही हुए यार अभी CDE और E के बीच का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, ए और सी के पार्ट डिफरेंस लैम्डा, ए और बी का पार्ट डिफरेंस λ/2। तो ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो जाएगा क्योंकि λ/2। अब ए से एक नीचे पार्टिकल पकड़ेंगे और बी से भी एक नीचे वाला पार्टिकल पकड़ेंगे, इन दोनों का इंटरफेरेंस भी कितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एक नीचे वाला पार्टिकल आएंगे, फिर इससे एक नीचे वाला पार्टिकल जाएंगे, उसका भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा λ/2, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पूरी स्लेट को 4 पार्ट में बांट लिया और 4 पार्ट में बांटने के बाद जो ऊपर के 2 पार्ट हैं उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो वो पहले जैसा केस हो गया, उसमें भी λ/2 वाले पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो सारी वेव्स जो निकलेंगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर जाएंगी, ठीक है। तो लैम्डा पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, 2 लैम्डा पर भी हो रहा है, 3 लैम्डा पर हो रहा है, और ऐसा कह सकते हैं कि जनरली जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है किसी भी पॉइंट के लिए, और ये n लैम्डा किसके बीच का पार्ट डिफरेंस है, फर्स्ट वाला सोर्स और लास्ट वाले सोर्स का, तब मुझे उस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखते हैं, मेन चीज है स्लिट्स को पेयर में बांट लो और पार्टिकल्स के स्लिट्स को टुकड़ों में बांट लो, और टुकड़ों में बांटने के बाद पेयर्स ऑफ पार्टिकल बना लो जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस λ/2 हर एक को पेयर मिल जाएगा, पहले वाला मिड वाले से, तो दूसरे नंबर का मिड से एक आगे वाले से, तीसरे नंबर का मिड से एक आगे के एक आगे वाले से। तो अब इसमें मुद्दे की बात पर आते हैं। मान लेते हैं मैं थीटा एंगल पर देखना चाहता हूं कि जो लाइट डिफ्रैक्टेड हुई है उसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो मुझे पता चल गया भाई, एट थीटा एंगल, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, एक तरीके से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया, एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा, ठीक है। मुझे देखना है इंटेंसिटी होगी, डेल्टा एक्स क्या होगा मेरा, किसके बराबर, एन लैम्डा फॉर मिनिमा, और डेल्टा एक्स किसके बीच में था, फर्स्ट वाला और आखिरी वाला सोर्स के बीच में। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी, बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। वही वाली बात कि भाई जो स्लिट का जो सेपरेशन वी है, सॉरी जो स्लिट की विड्थ वी है वो वेरी वेरी लेस देन है कैपिटल डी से, स्लिट और सोर्स के बीच का डिस्टेंस, तो थीटा छोटा हो जाएगा, और साइन थीटा को थीटा या टेन थीटा लिख लेंगे, तो हो जाएगा भाई बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, या साइन थीटा को कर दूंगा मैं टेन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये मिनिमा की कंडीशन चल रही है। मान लेते हैं कि मेरे को जो भी जिस भी ऑर्डर का मिनिमा मिला है उसकी सेंटर वाले से दूरी कितनी है, वाई है। तो यहां से मैं टेन थीटा को कर दूंगा वाई बाई डी, तो यहां से वाई हो जाएगा एन डी लैम्डा बाई डी। वाई क्या है, nth, वाई क्या है, nth मिनिमा की लोकेशन, ठीक है। तो आप ये समझो कि जब भी पार्ट डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट वाले एक वेव के बीच में क्या मिल जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो उस एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पर आपको मिलेगा मिनिमा। तो ये तो हो गया मिनिमा की कंडीशन। दूसरा वाला केस देखते हैं,
अब देखते हैं कि सेंटर में क्या होगा भाई, सेंटर में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेंटर में क्या होगा। मान लेते हैं ये पैरेलल बीम या प्लेन वेव फ्रंट स्ट्रेट से जाकर टकराया, यहाँ पर सोर्स एक्टिवेट हो गए। अब ये मिड वाली लाइन है, मुझे देखना है कि इस पॉइंट पर क्या होगा। इस पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा? मिनिमा आएगा, कैसे पता चलेगा किस पर मिनिमा? सेंटर पर क्या होगा वो हम देख रहे हैं। अभी तो हमने मिनिमा की लोकेशंस निकाली थी कि कहां कहां मिनिमा होंगे, ठीक है ना। कब मिनिमा होगा? जब बी साइन थीटा मेरा एन लैम्डा के बराबर है। तो जिन जिन थीटा के लिए वो एन लैम्डा के बराबर है उन एंगुलर पोजीशंस पर आपको मिनिमा मिल जाएंगे। अब मैं सेंटर पर देखना चाहता हूं कि क्या मिलेगा। देखो भाई, अब देखो ये जो लाइन जा रही है वो बिल्कुल मिड में है, तो मैं वही नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3 डाडा 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 nth वाला पार्टिकल। तो 1 वाले से जो वेव पहुंचेगी और आखिरी वाले से जो वेव पहुंचेगी वो दोनों सेम पाथ चल के आएंगी। चल के आएंगे, चल के आएंगे भाई। मिड वाली लाइन तो सिमेट्रिक हो गई। मिड वाली लाइन के रेस्पेक्ट में पहला वाला और nth वाला पार्टिकल क्या होगा? सिमेट्रिक। ऐसे ही 2 से जो वेव चल के आएगी और n से 1 वाले पार्टिकल से वेव चल के आएगी, जो 2 से वेव चल के आएगी और nth वाले पार्टिकल से वेव चल के आएगी, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। ऐसे 3 और n से ऊपर से एक ऊपर के बीच का पार्टिकल, उससे जो वेव चल के आएगी, उनका भी पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0, क्योंकि सेम पाथ चल के आएंगी। तो आप एक चीज देखो कि जो ये वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, उस वाले पॉइंट पर जितनी भी इन सोर्सेज से लाइट पहुंच रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। जितनी भी लाइट पहुंच रही है उनके बीच का फेज डिफरेंस 0। तो यहां पर सारी लाइट इस तरीके से पहुंच रही है कि फेज डिफरेंस मतलब जितने भी सेकेंडरी सोर्सेस हैं उनसे जो इस पॉइंट सेंटर में लाइन पर जो लाइट पहुंच रही है वो उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। अगर सारी लाइट सारे जो वेव्स निकल रही है उनका फेज डिफरेंस 0 है, तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपको सेंटर में मिलेगा मैक्सिमा, ठीक है। आई बात समझ में? सेंटर मिल जाएगा मैक्सिमा। अब देखो, अब बात करते हैं और मैक्सिमा कहां होंगे। ठीक है, इसको मिटाता हूं। तो आपको ये ध्यान रखो कि सेंटर में मिलेगा मैक्सिमा, क्योंकि वो सारी जितनी भी लाइट्स पहुंचती हैं सोर्सेस से, सबके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। अब ऐसा होता है, एक फॉर्मूला है, मान लो एक स्लिट है, इसके बीच का इसका विड्थ है d, ये सेंटर वाली लाइन है, और मेरे को ये फाइंड करना है कि मान लेते हैं कि इससे थीटा एंगल पर कितनी इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी का एक फंक्शन है अच्छा खासा, कि आई थीटा होता है साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर, जहां पर बीटा होता है मेरा पाई बाई लैम्डा इंटू पाई बाई लैम्डा इंटू बी साइन, नहीं पाई बाई लैम्डा, सॉरी क्या होता है, हाँ बी साइन थीटा, इतना होता है, ठीक है ना। जो इंटेंसिटी का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, जहां पर बीटा की वैल्यू होती है पाई बाई लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब इस थीटा पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी किसका फंक्शन है? बीटा का, और बीटा मेरा थीटा का फंक्शन है। तो आप ये देखो कहीं भी थीटा एंगल पर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू है पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है वो थीटा का फंक्शन, ये सब अच्छा खासा एक डेरिवेशन करके और बहुत करने के बाद ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब मुझे इंटेंसिटी को मैक्सिमा करना है, तो इंटेंसिटी को कैसे मैक्सिमा करेंगे? तो फॉर आई मैक्स मुझे क्या करना पड़ेगा? डी आई बाई डी थीटा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, और तब मुझे जाके
किसकी वैल्यू मिलेंगी, वो एंगुलर पोजीशंस मिलेंगे जिन एंगुलर पोजीशंस पर आपको मैक्सिमम मिला। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। तो हमें मैक्सिमा की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, मैक्सिमा की एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं पता, लेकिन हम ये मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आता है, अप्रोक्सीमेटली दो मैक्सिमा के बीच में, सॉरी दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा आता है, ठीक है। और चीज देखते हैं, अब जो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा उसकी एंगुलर पोजीशंस देखते हैं। देखो भाई, और मिनिमा मेरे को बी साइन थीटा था एन लैम्डा के बराबर, थीटा छोटा है तो बी थीटा हो गया मेरा एन लैम्डा, या थीटा हो गया मेरा एन लैम्डा बाई बी। ये क्या होगी, मिनिमा की एंगुलर पोजीशन फॉर एन बराबर 1, मतलब फर्स्ट मिनिमा, तो थीटा हो जाएगा मेरा लैम्डा बाई बी। मतलब ये अगर मैं स्लिट ले ली और ये सेंटर वाली लाइन है, तो आपको जो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा ना, इससे कितने एंगल पर मिलेगा, लैम्डा बाई बी, दोनों तरफ, एक ऊपर और एक नीचे। यहां फर्स्ट मिनिमा, यहां पर भी फर्स्ट मिनिमा। अब ये फर्स्ट मिनिमा है, सेंटर पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे अगर मुझे दूसरा मिनिमा देखना है, तो फॉर एन बराबर 2, सेकेंड मिनिमा हो जाएगा आपका थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई बी। तो ये एंगुलर पोजीशन आ गई, तो फर्स्ट मिनिमा ये हो गया। थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूं तो जगह बढ़िया मिल जाएगी। अगर मैं ये स्लिट लगा देता हूं, ठीक है, तो पहला मिनिमा आपको यहां मिल गया, थीटा बराबर लैम्डा बाई बी पर, एंगुलर पोजीशन है मिनिमा की। तो दूसरा मिनिमा आपको यहां मिल जाएगा, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, उसका कितना एंगल होगा, थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई बी। आएगा समझ में। तो आपको ऐसे करके मिनिमा की लोकेशन मिल जाएंगी, ऐसे ही फर्स्ट मिनिमा इस तरफ और सेकंड मिनिमा इस तरफ, तो सेंट्रल लाइन के ऊपर नीचे की तरफ सेम ऑर्डर के मिनिमा मिल जाते हैं आपको। आगे देखते हैं, अब इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या है। अब आप एक चीज देखो, सॉरी यहाँ आई नॉट तो लिखना भूल गया मैं, सॉरी, आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। जहां पर जो आई नॉट होता है, आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब आपके सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो है आई नॉट। तो आप किसी भी जनरल एंगल पर थीटा निकालना चाहते हो, सॉरी किसी भी जनरल एंगल पर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो वो कितना होता है, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, ये तो मैं मिटा देता हूं, अब देखो भाई, स्लिट्स, ये सेंट्रल मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, और यहां भी फर्स्ट मिनिमा। आप देखोगे फर्स्ट मिनिमा और दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में क्या है, एक सेंट्रल मैक्सिमा। तो मिनिमा पर तो इंटेंसिटी जीरो होगी और यहां भी इंटेंसिटी जीरो होगी, तो जो भी इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा पर होगी, ठीक है। अब इंटेंसिटी कितनी होती है वो देखना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखो भाई, कि इंटेंसिटी किसी भी थीटा एंगल पर क्या होती है, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर, या आई नॉट साइन स्क्वायर पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा डिवाइड बाई पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐसे थीटा के लिए देख रहे हो, ठीक है, जो बड़ा है, तो इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। इसको आप सॉल्व करोगे कि आप फर्स्ट मिनिमम वाले थीटा को देखो, सॉरी इसको आप सॉल्व करो कि आपको सेंट्रल मैक्सिमा वाला देखना है और फर्स्ट मैक्सिमा वाला थीटा देखना है और सेकंड मैक्सिमा वाला थीटा देखना है। तो ऐसा देखा जाता है कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा आई थीटा मेरा हो गया आई नॉट, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा आई थीटा हो जाता है आई नॉट बाई आई थिंक 23 कुछ ऐसा आता है, देख लेता हूं भाई, ये मुझे याद नहीं है, सॉरी आई नॉट बाई 22,
मतलब जो दूसरा वाला मैक्सिमा होता है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद, उसकी इंटेंसिटी जो फर्स्ट वाला सेंट्रल मैक्सिमा है उसका 22 टाइम्स हो जाता है। और वो कैसे निकालते हैं? हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा लेंगे और देखेंगे किस थीटा के लिए मैक्सिमा आ रहा है, और उस थीटा की वैल्यू इसमें रखने के बाद हमें पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करके हम ये निकालते हैं कि किस किस थीटा पर मैक्सिमा आ रहा है, और उसकी वैल्यू रखने के बाद हमको पता चलता है कि इंटेंसिटी कितनी है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी तो आई नॉट है, ये फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है आई नॉट बाई 22। सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी देखते हैं। फॉर सेकंड मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी होती है मेरी आई नॉट बाई कुछ 83 के आसपास होती है। तो आप देखोगे कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जितने भी मैक्सिमा होते हुए उनकी इंटेंसिटी घटनी शुरू हो जाती है, ड्रास्टिकली घटती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी? आई नॉट बाई 22, मतलब मात्र 5% रह गई। और सेकंड मैक्सिमा की आई नॉट बाई 83, मतलब ऑलमोस्ट 1% के आसपास इंटेंसिटी है। तो आप ये देखोगे कि सारी की सारी इंटेंसिटी, वो मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी कहां रहती है? सेंट्रल मैक्सिमा पर ही रहती है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला भाई आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। हम क्या करते हैं, जितनी भी एन सोर्स होते हैं ना, उन सोर्सेज से वेव लेते हैं और उन इनफाइनाइट सोर्सेज का सुपर इम्पोजिशन कराते हैं। ठीक है, पहले और सबके बीच में फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, दो वेव के बीच में, फिर इनफाइनाइट सोर्स का सुपर इम्पोजिशन कराते हैं, फिर कुछ ये वाला फॉर्मूला आता है। ये मैं कभी कभी कराता था और अब नहीं कराता ये नीट के हिसाब से इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिमा तो होगा भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा, सेंट्रल मैक्सिमा भी होगा, फर्स्ट मैक्सिमा भी होगा, सेकंड मैक्सिमा भी, बहुत कुछ होगा। पर उन मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमा जैसी नहीं होगी। जितनी पावर का सेंट्रल मैक्सिमा है ना, उससे 5% पावर का रह जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा, और सेकंड मैक्सिमा उसका सिर्फ 1% के आसपास ही रह जाएगा। तो आप देखोगे जो फर्दर मैक्सिमा है ना, उनकी इंटेंसिटी घटती जा रही है, ड्रास्टिकली घटती जा रही है। आगे बात समझ में? अब जो मैक्सिमा है उसकी लोकेशन क्या है? जो मैक्सिमा होता है उसकी लोकेशन अप्रोक्सीमेटली बीच में होती है, एग्जैक्ट बीच में नहीं होती है। दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आता है। सर हमने मिनिमा नहीं, मैं एन लैम्डा क्यों लिया? मिनिमम एम लैम्डा इसलिए लिया, हमने देखा था ना कि फर्स्ट वाला पार्टिकल और लास्ट वाले पार्टिकल को देखो, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। पहले केस में मान लेते हैं तो इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं और पेयर बन जाते हैं, लैम्डा बाई टू पार्ट डिफरेंस वाले पेयर बन जाते हैं। सारे पार्टिकल्स को दो पेयर में बांट देते हैं जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है। अगर उनका बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 लैम्डा मान लेते हैं तो स्लिट को 4 पार्ट में बांट देते हैं, और 4 पार्ट में भी दो दो पार्टिकल्स के पेयर बना लेते हैं जिन पार्टिकल्स के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है। फिर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये समझो कि जो इंटेंसिटी होती है वो फर्दर डिक्रीज करते जाती है। अब मैं आप बताऊं कि अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा ना हो, लैम्डा बाई टू हो या 3 लैम्डा बाई टू हो, तो क्या होगा? अब देखते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ देखते हैं। आई वर्सेस थीटा ग्राफ, आई वर्सेस थीटा ग्राफ। ये सेंटर वाली लाइन, ठीक है, ये मिड वाली लाइन, जो फर्स्ट मिनिमा यहां होगा उसकी एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी? थीटा बराबर लैम्डा बाई बी। ऐसे यहां पर मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा, उसकी एंगुलर पोजीशन कितनी हो जाएगी? थीटा बराबर लैम्डा बाई बी। इनके बीच में मेरे को क्या मिलेगा? मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, यहां पर मैंने मान ला फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है, उसकी कुछ इंटेंसिटी है। यहां पर फर्स्ट मिनिमा के बाद भैया मेरे को सेकंड मिनिमा भी मिलेगा, तो फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में कहीं बीच में मेरे को मैक्सिमा भी मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो सेंटर वाला मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। तो जो दूसरा वाला मैक्सिमा मिलता है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 23 या 22 जितना भी है।
तो अगर मैं सेंटर वाले का इंटेंसिटी को ऐसे ड्रॉ करता हूं, इस वाले की इंटेंसिटी ड्रॉ करूंगा बिल्कुल मरा हुआ, ठीक है ना। और मान लो यहां भी मेरे को फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट मिनिमा और ये सेकंड मिनिमा नीचे वाली साइड, इनके बीच में मेरे को मैक्सिमा मिलेगा। उस मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो आप ये देखो कि जो पहला वाला मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी नॉट है, दूसरा वाला मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 23, और जो मेरा फर्दर और मैक्सिमा जाएगा उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, और मिनिमा जाएगा तो उनकी इंटेंसिटी खत्म होती चली जाएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा के पास होती है, और जो मैक्सिमा की जो लोकेशंस होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली मिड में होती हैं, ठीक है ना। वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली मिड में, दो मिनिमा की अप्रोक्सीमेटली मिड में आपको मैक्सिमम मिल जाता है। देखो भाई इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा था मेरा लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, होता है उसको बोलते हैं लैम्डा इंटू बी साइन थीटा के बराबर होती है बीटा की वैल्यू। जो इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालते हैं, जो आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बीटा करके आता है, जिसमें बीटा की वैल्यू होती है पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा, और बी मेरा है स्लिट विड्थ। इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है भाई, देखो ना इंटेंसिटी थीटा का फंक्शन है, तो जैसे जैसे आप थीटा पे जाएंगे अलग अलग थीटा पर अलग अलग इंटेंसिटी होगी। भाई जो इंटेंसिटी थीटा का फंक्शन है बीटा थीटा पर डिपेंड है, तो अलग अलग एंगुलर पोजीशंस पर आपको अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी। इस फंक्शन में रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में आप रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यू, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब कहानी खत्म हुई, ठीक है। वाईडीएससी में ऐसा नहीं होता है, वाईडीएससी में देखो, वाईडीएससी में क्या होता है, हर जो जितने भी मैक्सिमा होते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा ही के पास सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, उसके बाद जो फर्दर मैक्सिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली घटती जाती है, और दो मिनिमा के बीच में एक मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली। अब देखते हैं भाई, अब सर ये बीटा एंगल क्या है देखो भाई, एक्चुअली होता क्या है, इसका एक्सप्रेशन निकालते कैसे हम, मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूं। मान लो एंड पॉइंट्स हैं, तो पहले वेव निकले y1 बाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरे वाले वेव से निकालेंगे y2 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और पहले और दूसरे के बीच का फेज डिफरेंस पाई, y3 निकालेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2 पाई, ऐसी nth वाले से निकालेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस n माइनस 1 पाई। ऐसे n पार्टिकल्स ले लेंगे, उनकी इंडिविजुअल वेव है, इन सब का सुपरपोजिशन कराएंगे, तो वाई नेट हो जाएगा मेरा y1 प्लस y2 डा 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 yn। ये करते जाएंगे। अब ये साइन वाला टर्म है, इसमें साइन की सीरीज बन जाएगी और इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। अब इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है कि साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इनटू साइन ऑफ कुछ अच्छा सा फॉर्मूला होता है। तो उससे मेरे को मिल जाता है कि किसी भी थीटा एंगल पर, किसी भी थीटा एंगल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं किसी भी थीटा एंगल पर कितना ई नेट होगा, किसी भी थीटा एंगल पर सारे सोर्सेज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जो वो ई आता है वो आता है मेरा ई नॉट साइन बीटा बाई बीटा, जहां पर बीटा एक अलग से टर्म आता है जिसकी वैल्यू पाई बाई लैम्डा टू बी साइन थीटा होता है। तो ये सब इतना करने के बाद कुछ आता है, तो फिलहाल समझ लो कि बीटा ये है कुछ, बीटा बस चल रहा है, ठीक है ना भाई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज,
अब हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम हमको कब मिलता है। मैं भी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पाते, लेकिन मिलता है। कैसे मिलता है, मान लेते हैं। अब ये बोल रहे हो कि भाई जो मैक्सिमा है उसमें इंटेंसिटी कम क्यों हो जाती है, उसका एक लॉजिक है, बहुत अच्छा सा लॉजिक है, उसको देखते हैं, मजा आ जाएगा। मान लेते हैं ये ये है स्लिट है, इसकी विड्थ बी है। मैं कहीं देख रहा हूं इन्फिनिटी वाले पार्ट, मतलब इन्फिनिटी पे देख रहा हूं कि क्या इंटेंसिटी होगी। मैं मानता हूं ये फर्स्ट वाला पार्टिकल और nth वाला पार्टिकल। अब फर्स्ट एंड nth के बीच का जो डेल्टा एक्स है वो मैंने मान लिया 3 लैम्डा बाई 2 है। क्या मान लिया मैंने? 3 लैम्डा बाई 2। जो पहला वाला पार्टिकल और अगला वाला पार्टिकल है उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है 3 लैम्डा बाई 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट दूंगा। ठीक है ना। जब लैम्डा होता था या 2 लैम्डा होता था या 3 लैम्डा होता था तो 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 6 हिस्सों में, 8 हिस्सों में ऐसे बांटते थे। अब पार्ट डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 2 का ऑड है, तो आपको इसमें 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा। तो मैंने स्लिट को 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो गया तो देखो क्या सीन नजर आएगा। तो ये ठीक है, 1 2 3, ये फर्स्ट वाला पार्टिकल और ये nth वाला पार्टिकल। तो अब देखो कि फर्स्ट और nth वाला पार्टिकल के बीच का पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। अब मैं ऊपर के दो हिस्सों को देखूं, ठीक है, तो इसका नाम 1 2 3 और ये 4, जो कि nth वाला पार्टिकल है। अब देखो 1 और 4th के बीच का पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, 1 और 3rd के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा। अब इतने स्लिट के उस हिस्से को देखो, फर्स्ट इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को देखो, तो 1 और 2nd के बीच का पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। अब इस पहले और दूसरे पेयर में, पहले और दूसरे रीजन में पार्टिकल्स के पेयर बन जाएंगे। भाई इसके और इसके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा, इसके और इसके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। इससे नीचे एक पार्टिकल ये ले लिया और इससे नीचे एक पार्टिकल ले लिया, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। एक पार्टिकल ये ले लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। फिर ये पार्टिकल लिया, फिर ये पार्टिकल लिया, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। मतलब 3 हिस्से जो मैंने स्लिट के किए, तो उसमें से 2 हिस्सों का तो ऐसा जुगाड़ बैठ गया, उन 2 हिस्सों में तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस के पेयर बन गए। मतलब वो 2 हिस्से थे, भाई ये 2 हिस्से तो ऐसे हो गए ना, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 है। भाई टोटल 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस था, तो 3 स्लिट के हिस्से कर लिए। अब जो उन 3 हिस्से में से भी 2 हिस्सों को देखो, उन 2 हिस्सों में पहला, दूसरा और थर्ड, नीचे वाला हम ड्रॉ नहीं कर रहे, मतलब कर लो, इसके और इसके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा, इसके और इसके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इसका इससे सुपरपोजिशन हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब इससे नीचे एक वाला पार्टिकल देखता हूं और इससे भी नीचे एक वाला पार्टिकल देखता हूं, तो ये इनका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ऊपर के जो 2 है ना, उनका तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो जाएगा। सिट के 3 हिस्सों में से, सिट को जो मैं 3 हिस्सों में 3 रीजन में बांट लिया था, तो वो 2 रीजन का तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। उन 2 रीजन का तो वही केस होगा जब मेरा पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता था। तो जो भी मुझे इंटेंसिटी मिलेगी, वो इंटेंसिटी मिलेगी सिर्फ स्लिट के तीसरे हिस्से से। ठीक है ना, तीसरे हिस्से से इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसमें 2 हिस्सों का तो खत्म, लास्ट हिस्से से मुझे इंटेंसिटी मिलेगी। अब उसमें भी इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, उनमें भी अलग अलग एंगल पर इंटरफेरेंस होगा। और देखो अगर मैं इसके 5 हिस्से कर देता हूं, मान लेते हैं कि मेरा डेल्टा एक्स है मेरा 5 लैम्डा बाई 2, तो मैं क्या करूंगा, सिल्ट को 5 हिस्सों में बांट दूंगा। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन और ये 5वां रीजन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले और 5वें वाले, पहला और nth वाले पार्टिकल के बीच का पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2। तो पहले और इसके बीच का 2 लैम्डा, पहले और इसके बीच का लैम्डा, इसके और इसके बीच का लैम्डा बाई 2, इसका इससे लैम्डा बाई 2, इसका इससे नीचे वाले से लैम्डा बाई 2, इसका इससे नीचे वाले से लैम्डा बाई 2। तो इन 2 स्लिट्स के पार्टिकल्स का पेयर बन जाएगा जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। ऐसी इन 2 स्लिट्स का पेयर बन जाएगा पार्टिकल्स का जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। तो इन 2 स्लिट्स का खत्म, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन 2 स्लिट्स का खत्म, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिर्फ ये आखिरी वाली जो स्लिट है ना, उससे जो वो जा रही है बीम,
उसी का ही कुछ इंटरफेरेंस होगा। तो आप देखो ना कि जब पाथ डिफरेंस पहले और आखिरी वाले के बीच में 5 λ/2 है, तो स्लिट के 5 हिस्से किए, तो उसके जो 4 हिस्से थे, मतलब 80% जो इंटेंसिटी थी वो तो गायब, क्योंकि उनमें क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो भी इंटेंसिटी मिलेगी मुझे मुझे मिलेगी सिर्फ वो इस 1/5 वाले से। देखो ना, तो इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हो, मतलब हायर पाथ डिफरेंस वाले एंगल पे जाते जा रहे हो, तो जो स्लिट को अगर मैं कई हिस्सों में बांट लेता हूं, तो हायर पार्ट डिफरेंस पे जाओगे तो ज्यादा टुकड़े में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो वो और 5 था तो पांच पांच टुकड़ों में बांट लिया, तो 4 का तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब जो भी इंटेंसिटी मिलेगी मुझे सिर्फ आखिरी वाले टुकड़े से ही मिलेगी। देखो ना कि इंटेंसिटी कम होती जा रही है। पहले 3 टुकड़े किए थे, 2 का खत्म, 1 से इंटेंसिटी मिलेगी। 5 किए तो 4 का खत्म, 1 से मिलेगी। अगर 7 का करता, 6 का खत्म, 1 का मिलता। तो आप देख लो कि सिर्फ जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं यार, हायर पार्ट डिफरेंस पर जा रहे हैं, तो आपको जो 5 में 4 का खत्म, 3 में 2 का खत्म, 7 में 5 का 6 का खत्म, 9 में 8 का खत्म, तो जितना फ्रैक्शन टोटल स्लिट का जो हिस्सा जिसमें इंटेंसिटी मिल रही है मेरे को, जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, वो कम होता चला जा रहा है टोटल के कंपैरिजन में। इसलिए आपको सेंटर पर जो इंटेंसिटी है वो लगातार कम होती चली जा रही है। ठीक है, ये बात है। ठीक है भाई, अब एक सस्ता सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अ पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर passes through a slit of length of width, sorry, 0.2 mm. ठीक है, find the angular divergence, find the angular divergence in which most of light is diffracted। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, एक पैरेलल बीम है जिसकी वेवलेंथ 450 नैनोमीटर है और वो एक स्लिट से पास हो रही है। मान लो ये स्लिट है, इससे मेरी पैरेलल बीम पास हो रही है। तो आपको ये बताना है कि कितने एंगल में मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो अब देखो, ये मैंने बीच वाली लाइन ले ली, यहां पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, सॉरी यहां पर आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, नीचे भी फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा की एंगल होगा थीटा बराबर लैम्डा बाई बी, और नीचे की तरफ जो मिनिमा मिलेगा उसका भी लैम्डा बाई बी। इन दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा है, और उसकी जो मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी मेरी जो किस में होती है, सेंट्रल मैक्सिमा में। मोस्ट ऑफ द लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा में, और वो सेंट्रल मैक्सिमा कहां फैला हुआ है, वो सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है ऊपर की तरफ वाला फर्स्ट मिनिमा और नीचे की तरफ वाला फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो सेंट्रल मिनिमा की एंगुलर विड्थ कितनी होगी, थीटा ऊपर थीटा नीचे, तो होगा 2 थीटा। भाई जो सेंट्रल मिनिमा जो है ऐसे करके में सेंट्रल जो मैक्सिमा है वो इस 2 थीटा एंगल में फैला हुआ है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस, मतलब कितने एंगल में सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है। तो यहां पर एंगुलर डाइवर्जेंस हो जाएगा मेरा 2 थीटा या 2 लैम्डा बाई बी। दैट्स 2 लैम्डा की वैल्यू हो गई यहां से 450 नैनोमीटर, दैट इज 450 into 10 की माइनस 9 डिवाइड बाई बी। बी है मेरा 0.2 mm, तो 0.2 into 10 की पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा, इससे 10 टाइम्स कट गया, 10 की पावर 4 हो जाएगा 450 into 10 की पावर माइनस 5, या 10 की पावर माइनस 3, 4.5, तो हो जाएगा भाई 4.5 रेडियन, सॉरी 4.5 into 10 की पावर माइनस 3 रेडियन। इतना एंगुलर डाइवर्जेंस होगा। दूसरे मिनिमम क्यों नहीं लिया, देखो
ये पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट डिफ्रैक्टेड। भाई ज्यादातर लाइट जो डिफ्रैक्ट होने के बाद कहां आती है, वो सेंट्रल मैक्सिमा में फिक्स रह जाती है। जो मेजॉरिटी ऑफ इंटेंसिटी है डिफ्रैक्टेड लाइट की, वो सेंट्रल मैक्सिमा में रहती है। फर्दर जो मैं मैक्सिमा लूंगा उनमें इंटेंसिटी तो ड्रास्टिकली घट जाती है। जो मेजॉरिटी ऑफ जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमा में रहती है। मेजॉरिटी ऑफ इंटेंसिटी लाइज इन द सेंट्रल मैक्सिमा रीजन, या दो मिनिमा के बीच में जो रीजन है। दूसरे मिनिमा इसलिए नहीं लिए क्योंकि दूसरे मिनिमा में जो दो दूसरे मिनिमास के बीच जो मैक्सिमा मिलता है उनमें कुछ नहीं है, उनमें दम नहीं है ज्यादा, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी सेंटर मैक्सिमा के कंपैरिजन में ना के बराबर है, 1%, 2%, 5% के बराबर है। मेजोरिटी ऑफ इंटेंसिटी जो होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा में होती है, जो कि दो मिनिमा के बीच में होता है। ठीक है, अब आगे अब और बात करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो कि डेल्टा एक्स क्या होता है मेरा, बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इफ बी इज लेस देन लैम्डा, बी लैम्डा से कम है, तो एन कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई लैम्डा, और बी मेरा लैम्डा से कम है, सॉरी बी मेरा लैम्डा से बड़ा है, सॉरी सॉरी, इफ बी इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा बाई लैम्डा, बी लैम्डा से छोटा है, सॉरी बी लैम्डा से बड़ा है। ठीक है, तो आपको कई सारे ऑर्डर के मिनिमा दिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, मतलब कई सारे ऑर्डर मिल जाएंगे मिनिमा के। देखो दोबारा बताता हूं, उसको कंफ्यूज हो गए। तो डेल्टा एक्स होता है बी साइन थीटा, ये डेल्टा एक्स ध्यान रखो किन के बीच में होता है, स्लिट के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें फर्स्ट और nth वाले पार्टिकल के बीच का पार्ट डिफरेंस होता है, ये एन लैम्डा के बराबर है। तो एन हो गया मेरा बी साइन थीटा डिवाइड बाई, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मिनिमा। ठीक है, मैंने पहला केस लिया, केस फर्स्ट, इफ बी इज ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो स्लिट की ओपनिंग है, जो स्लिट की विड्थ है वो बहुत बड़ी है, वो क्या है, बहुत बड़ी। तो उस केस में बी मेरा लैम्डा कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और थीटा कुछ नहीं, बहुत सारे थीटा आएंगे। ठीक है ना, तो आप और एक चीज देखो, तो इसमें एन का मतलब हायर ऑर्डर मिलेगा, इसमें हमें कई ऑर्डर तक के मिनिमा मिलेंगे, इसमें आपको कई ऑर्डर तक के मिनिमा मिलेंगे। अगर मैं एन हाईएस्ट की बात करता हूं, तो हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा क्या होगा, और एन हाईएस्ट साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, नियरली नियरली, जिस आप हाईएस्ट ऑर्डर के मिनिमा की बात कर रहे हो उसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा क्या होगा मेरा, बी बाई लैम्डा। ठीक है, कितना आपका हाईएस्ट ऑर्डर का मिनिमा पॉसिबल है। ठीक है भाई, दूसरा केस लेते हैं, इफ बी इज नियरली इक्वल्स टू लैम्डा। अगर आपका जो स्लिट का ओपनिंग है वो उसकी जो विड्थ है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में है, तब आप देखो कि कितने हाईएस्ट ऑर्डर का आपको मिनिमम मिलेगा। तो देखो nth हाईएस्ट मिनिमम हो जाएगा मेरा b बाई लैम्डा, मान लेते हैं मैंने b बराबर लैम्डा ले लिया, तो हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमम कौन सा मिलेगा, सिर्फ आपको फर्स्ट, मतलब आपको एक ही ऑर्डर का मिनिमम मिलेगा, यही हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमम है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये मेरी स्लिट है और यहाँ स्क्रीन है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है 1, और वो भी कहां मिलेगा, जब मेरा साइन थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर के लिए मेरे को साइन थीटा 1 करना पड़ता है, या थीटा हो जाएगा मेरा π/2 और 90 डिग्री। अब इससे 90 डिग्री एंगल के लिए मेरे को कहां जाना पड़ेगा, इस स्क्रीन पर इनफाइनाइट डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा, स्क्रीन के एंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन के एंड में जाना पड़ेगा। तो ये समझो कि अगर अगर स्लिट की सेपरेशन वेवलेंथ के कंपैरिजन में हो जाएगी, तो आपका जो फर्स्ट मिनिमा है वो आपको 90 डिग्री के एंगल पर मिलेगा। 90 डिग्री एंगल, यहां से 90 डिग्री एंगल के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा,
तो वो मिनिमम आपको कहां मिलेगा, स्लिट जो भी स्किन है उसके इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलेगा। ऐसे यहां पे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि यहां पर फर्स्ट मिनिमम मिलेगा और यहां पर भी आपको फर्स्ट मिनिमम मिलेगा, और फर्स्ट मिनिमम के दो फर्स्ट के बीच में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो मतलब पूरा जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना वही पूरी स्क्रीन को घेर लेगा। मतलब पूरी स्क्रीन पर एक ही मैक्सिमा आ रहा है, बस सारी स्क्रीन एक ही मैक्सिमा ने घेर ली, ये मतलब है इसका। देखो जब आप देखो ना, जब मेरा v लैम्डा के कंपैरिजन में हो गया, तो जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कितने एंगल में स्प्रेड हो गया, 180 डिग्री में स्प्रेड हो गया। जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो 180 डिग्री में स्प्रेड हो गया। तो आप देखो ना कि जितना v में जो ओपनिंग है या जो स्लिट है उसकी लैम्डा के कंपैरिजन में होगी, उतना ही वो ज्यादा डिफ्रैक्ट होगी। इसका मतलब समझिए, अगर जितनी स्लिट की विड्थ है उतनी ही वेवलेंथ आए तो वो 180 डिग्री में पूरा सेंट्रल मैक्सिमा फैल जाएगा। अगर जो वेवलेंथ आ रही है उसके कंपैरिजन में स्लिट की विड्थ बहुत ज्यादा है तो वो छोटे छोटे एंगल में फैलेगा। ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा छोटे एंगल में फैलेगा। ठीक है, तो ये देखो ना कि जब बी लैम्डा के कंपैरिजन हो जाता है तो भयंकर डिफ्रैक्शन होता है, और जब बी लैम्डा से बहुत बड़ा है तो डिफ्रैक्शन कम एंगल में होता है, मेजॉरिटी ऑफ लाइट पार निकल जाती है। ठीक है, ये समझो। तीसरा केस देखो, अगर बी मेरा लैम्डा से भी छोटा हो जाए तो क्या होगा, तो आपको फर्स्ट मिनिमा ही नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि जब बी मेरा लैम्डा के कंपैरिजन में हो जाता है तो लाइट ज्यादा डिफ्रैक्ट करती है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है यार, सिलेबस पीछे है। अब बात करते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, बस 1 मिनट का टॉपिक है। मतलब जो हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा है ना पहले वाला ही, उसमें एक चीज ऐड कर देते हैं तो उसे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। हमारे सिंपल डिफ्रैक्शन वाले केस में ये स्लिट की ओपनिंग है, इसका सेपरेशन बी है, और जो स्क्रीन होती थी ना वो कैपिटल डी दूरी पर है, और जो डी है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी है। ठीक है, तो ये तो होगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं nth मिनिमा आया, जो फर्स्ट मिनिमा आया था वो आया था लैम्डा बाई बी पर, और nth मिनिमा आता है n लैम्डा बाई बी पर। ठीक है, एंगुलर विड्थ पर निकल जाती है उसकी। ऐसा करने के लिए मेरे को डी को इन्फिनिट करना पड़ता है। मान लेते हैं यहां फर्स्ट मिनिमा आया, तो फर्स्ट मिनिमा का थीटा कितना हो गया, लैम्डा बाई बी, थीटा 1। इसकी ये वाली पोजीशन कितनी हो जाएगी, सेंटर वाले से वर्टिकल पोजीशन वाई कितनी हो जाएगी, तो ये मेरा कैपिटल डी है, ये वाई हो गया। तो यहां पर देखेंगे जो टेन थीटा या नियरली इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा वाई बाई डी, तो वाई 1 मिनिमम है, ये हो जाएगा हमारा डी लैम्डा बाई। ठीक है, अब फ्राउनहोफर में क्या करते हैं, सिंपल डिफ्रैक्शन में हमको स्क्रीन को रखना पड़ता है इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को ये मिनिमम मैक्सिमम मिलते हैं। फ्राउनहोफर में हम करते क्या है, कुछ नहीं करते, बस एक कन्वर्जिंग लेंस ले आते हैं और इस स्लिट के ऊपर रख देते हैं। कन्वर्जिंग लेंस ले आते हैं और स्लिट के ऊपर रख देते हैं। अब कोई स्लिट के ऊपर रख देते हैं तो एक कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, अगर पैरेलल बीम है तो उसको अपने फोकस पर जाके, अपने फोकल पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर देता है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं तो वो क्या कर देगा, अगर पैरेलल बीम आ रही है तो उसको अपने फोकस पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सिंपल डिफ्रैक्शन वाला। अब फ्राउनहोफर में क्या करते हैं, मान लो ये स्लिट है, ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, यहां एक कॉन्वेक्स लेंस रख देता हूं जिसकी फोकल लेंथ एफ है। ठीक है,
मान लेते हैं मेरे को किसी थीटा एंगल पर देखना है कि क्या होगा, तो मैं इन सारे पॉइंट से पैरेलल बीम लेता हूं ऐसे करके, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे क्या कर दिया, ये स्लिट्स है ना, और यहां मैंने लेंस लगा दिया, इसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ है, ठीक है। अब क्या करेगा, तो पहले केस में क्या होता था कि सारी वेव जो जहां जाती थी उसका डिस्टेंस इस स्लिट से डी था। अब ये क्या करेगा, जितने भी पॉइंट सोर्स हैं उनसे, मान लीजिए मेरे को सेंटर से थीटा एंगल पर चाहिए, क्या इंटेंसिटी होगी, ऐसे करके पैरेलल वेव मानते थे। अब इससे जो भी पैरेलल वेव आ जाएंगी वो क्या कर देगा, ये कर देगा अपनी फोकल पॉइंट पर जाकर उनको कन्वर्ज। मान लेते हैं, तो इसका फोकल लेंथ मान लीजिए लेंस है और इसका फोकल लेंथ पॉइंट है यहाँ से कुछ एफ दूरी पर, ये तो इन पैरेलल बीम को कहां जाके कन्वर्ट कर देगा, ये फोकल पॉइंट पर जाके कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो हम फॉर्मूले में सिंपल वाले में डी यूज करते हैं, वहां की जगह पे बस इसकी फोकल लेंथ यूज कर लेंगे। जैसे वाई nth मिनिमा था, क्या होता था, डी लैम्डा ओवर डी, वहां तो इन्फिनिटी पे करता था, लेकिन हमने लेंस लगा दिया तो वो अपने फोकल पॉइंट पे इनको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस केस में मेरे को nth मिनिमा निकालना है, लैम्डा बाई डी, यहाँ कैपिटल डी का काम कौन करेगा, एफ, है ना। आई बस समझ में, तो ये देख लो बस इतना अंतर आता है। तो फैन ओवर डिफ्रैक्शन में हम कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं जो कि पैरेलल बीम को कन्वर्ट करके फोकल लेंथ पर ला देता है। अब देखो लेंस को इंट्रोड्यूस करने में सारी जो वेव चलती हैं उनका पाथ डिफरेंस में चेंज नहीं आता, जितनी भी इनफिनिट वेव जा रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलते हैं भाई, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल डिफ्रैक्शन में रह गया सर्कुलर वाले से डिफ्रैक्शन, और बस थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन देखेंगे, ठीक है भाई। आज के